श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान में आपका स्वागत है। मैं डीएलएड विभाग प्रवक्ता विभव सिंह आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कराऊंगा। जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन विषय का फर्स्ट यूनिट मौर्य वंश पढ़ रहे थे। मौर्य वंश के जानने का स्रोत आप लोग पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर सिंहासन रूढ़ हुआ, इसको देख लिए। इस क्लास में आप लोगों को हम चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही नाम है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था मगध के सिंहासन पर बैठाने के लिए। तो चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, उसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि यूनानियों को, जो यूनानी शासक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए थे, उनको देश से भगाना या उनसे देश को मुक्ति दिलाना। दूसरा था उद्देश्य नंदों के, जो मगध पर शासन कर रहे थे। नंद, उस समय घनानंद मगध का शासक था, नंदवंश का, और नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। अतः इन दो उद्देश्यों को लेकर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा करते हुए कहता है, यह देश और धर्म दोनों के लिए अभिशाप है। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इस दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया। इन सेनाओं में अर्थशास्त्र के अनुसार विभिन्न श्रेणियों से सैनिक रखे गए। विभिन्न 5 प्रकार की श्रेणी थी। पहला था चोर। दूसरी श्रेणी थी इनकी मलेच्छ। तीसरी श्रेणी जो थी चोरगढ़। To learn more about adding and customizing zoom and pan animations to your video, check out the other Getting Started tutorials on our website. आठवीं। We've talked about some of the tabs already, but be sure to explore the others for adding and editing special effects. शस्त्रोपजीवी। If they don't all show up as tabs, click on the More tab to explore others, like the speech-to-text capabilities and captions, and the improved quizzing. Also, transitions can now be dragged directly to the timeline and added on top of clips. So we've shown a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? To make a new screen recording, click the Record the Screen button. If you already have an audio or video recording you'd like to use, click the Import Media button. When you're done with your video project, you'll need to click the Produce and Share button to create a shareable video. Expand this menu to see a variety of presets. We have a new video player that plays back your MP4 video and includes other interactive features,
like table of मुद्रा contents, राक्षस, जैसे closed मैं आपको बता captions, चुका quizzes, हूँ, and मुद्रा even राक्षस hotspots. विषाकृत है। These features are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com बहुत सारे or the मौर्य video वंश in के player विषय on your में own web जानकारी server. मिलता है। This और player मुद्रा provides राक्षस playback on multiple परशिष्ट devices with पर्वन just जो one जैन video, धर्म whether का it's a पुस्तक phone, है, tablet, हेमचंद्र के द्वारा लिखित laptop, है। or desktop परशिष्ट computer. पर्वन Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself using the चंद्रगुप्त content मौर्य on the की सेनाओं timeline, के or better विषय yet, में create your own. जानकारी मिलता We है have lots of और free यह tutorials on our प्रमाणित website, and करता I है recommend you चंद्रगुप्त begin with मौर्य the Getting अपने Started उद्देश्यों series. को पूरा किस Also, the प्रकार help file करते inside हैं। Camtasia Studio इसमें tells you how स्पष्ट to use होता each है of the Camtasia मुद्रा Studio राक्षस features और and applications. हेमचंद्रकृत One परशिष्ट last पर्वन thing, में if you ever want to open मुद्रा this Getting Started project again to view or practice राक्षस with, use this link here. Thanks for मुद्रा watching, and we hope राक्षस you enjoy और Camtasia Studio. परशिष्ट पर्वन ये जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। इसका रचयिता है हेमचंद। ये दोनों किताबों से स्पष्ट यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त के उद्देश्यों को पूरा करने में एक प्रवर्तक नामक हिमालय क्षेत्र का शासक था। वह चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र को पुनः भारत में मिला लिया और संपूर्ण भारत 317 ईसा पूर्व तक 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था। अब दूसरा हम लोग पहला था कि 317 ईसा पूर्व तक जो यूनानियों द्वारा विजित भारतीय क्षेत्र था उसको प्रवर्तक नामक हिमालय क्षेत्र के शासक की सहायता से एवं इन 5 प्रकार के सैनिकों के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको भारत से भगा दिया और संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र पर जो यूनानियों द्वारा कब्जा था उसको अधिकृत कर लिया। अब दूसरा उद्देश्य था नंदों का उन्मूलन जो मगध क्षेत्र पर नंद शासक उस समय धनानंद राज करता था। दूसरा उद्देश्य इसका नंदों का उन्मूलन सिंध तथा पंजाब में अपनी स्थिति जब मजबूत कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध की ओर अग्रसर होते हैं और इस समय मगध पर एक शक्तिशाली शासक धनानंद राज करता था और यह अत्यंत जनता में अलोकप्रिय और घृणित था। बौद्ध तथा जैन दोनों स्रोतों से ये पता चलता है क्योंकि जितने भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी थी वह जैसे स्रोत हम आपको बता ही चुके हैं, ब्राह्मण है, बौद्ध है, जैन है। लेकिन नंदों के उन्मूलन के संबंध में बौद्ध जैन स्रोत महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध जैन स्रोतों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर जब अग्रसर हुए और उन्होंने मगध के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य असफल हुए और इसीलिए अपनी भूल को सुधारते हुए उसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। जैसे एक पूरी साम्राज्य होता है, इस साम्राज्य का केंद्र बिंदु है मगध था। मगध चंद्रगुप्त मौर्य ने जब आक्रमण किया सीधे केंद्र पर आक्रमण किया, न कि सीमावर्ती क्षेत्रों। सीमावर्ती क्षेत्र यानी किनारे का क्षेत्र जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ये
सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण न करके सबसे पहले उन्होंने मगध के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, लेकिन इस मगध के केंद्रीय भाग पर जब आक्रमण किए चंद्रगुप्त मौर्य असफल हुआ और अपनी भूल को सुधारते हुए उन्होंने सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किए और इसका प्रमाण जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथ देते हैं। अतः सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद पुनः चंद्रगुप्त मौर्य केंद्रीय भाग पर आक्रमण करते हैं। एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें नंद शासक घनानंद युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना यानी नंद शासक घनानंद की मृत्यु के बाद मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरी तरफ ये दोनों उद्देश्य की पूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में तीसरी उपलब्धि है सेल्यूकस के साथ संघर्ष या सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध। सेल्यूकस के साथ संघर्ष या युद्ध। इस सेल्यूकस के मध्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध 305 ईसा पूर्व के लगभग होता है। 305 ईसा पूर्व के लगभग होता है। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि सिकंदर भारत के बहुत सारे प्रदेशों को जीतने के बाद वह मगध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक विशाल मगध साम्राज्य की चर्चा सुनकर उसके सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर दिए और सिकंदर वापस आया और मकदूनिया उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य जितने था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और उसके जितने साम्राज्य थे उसके सैनिकों में विभाजित हो गए और उत्तर भारत के क्षेत्र का जो साम्राज्य था वह सेल्यूकस के अधीन आया था। सेल्यूकस अपने स्वामी यानी सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और इसीलिए वह सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। और सिंध क्षेत्र पर जब आक्रमण किया तो उस समय मगध पर एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। वह सिकंदर कालीन भारत न होकर एक नया भारत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संघर्ष होता है। उस युद्ध के परिणामों का उल्लेख तत्कालीन इतिहासकार न करके सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जो संधि होती है उसकी चर्चा तत्कालीन इतिहासकार द्वारा किया गया है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संभवतः परिणाम समान रही हों और इसीलिए दोनों के मध्य संधि हो गई। संधियों का उल्लेख तत्कालीन इतिहासकार करते हैं। दोनों के मध्य संधि होती है। पहला संधि है सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार काबुल और हेरात का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। ये तीनों प्रदेश
चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। ये चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। दूसरा इसका संधि था, दोनों के मध्य एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। बदले में तीसरा जो था, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार के स्वरूप में दिया था। दूसरा था इसका सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और तीसरे में था चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 भारतीय हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस संधि में, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने सुप्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किया। इस तरह यूनान और भारत का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय में मधुर बना रहा। अब दूसरा हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम भारत की विजय। ये उत्तर भारत और पूर्व भारत के विजय के संबंध में हम लोग देख लिए। अब देखना है पश्चिम भारत तक कहां तक चंद्रगुप्त मौर्य अपनी साम्राज्य सीमा को बढ़ाए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने स्रोतों में बताया था, स्रोतों में अभिलेख बहुत सारे मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में या मौर्यों के संबंध में। उसी तरह पश्चिम भारत की विजय के संबंध में एक अभिलेख प्राप्त होता है शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का। शक महाक्षत्रप, ये शक महाक्षत्रप रुद्र दामन, इसका अभिलेख प्राप्त होता है, जिसको गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार अभिलेख सूचना देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत सौराष्ट्र प्रांत तक फैला था। इसके बगल सोपारा भी है। सोपारा एक प्रमुख बंदरगाह था। ये बंदरगाह था। यहां से भी प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन सोपारा बंदरगाह था। सौराष्ट्र प्रांत के संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना जो प्राप्त होती है, यह स्पष्ट है कि सौराष्ट्र प्रांत का चंद्रगुप्त मौर्य का उपराज्यपाल, कहीं कहीं उपराज्यपाल लिखा रहता है, कहीं कहीं राज्यपाल लिखा रहता है।
पुष्पगुप्त वैश्य था। यहां इस प्रांत का राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य था, जिसने सुप्रसिद्ध सुदर्शन नामक झील बनवाया था। सुदर्शन नामक झील बनवाया था, सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। इससे भी प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सीमा पश्चिम भारत तक था, क्योंकि पश्चिम भारत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित किया गया था। इसके बाद सोपारा से भी अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इससे भी प्रमाणित होता है सोपारा क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अशोक द्वारा अपने शासन के 8वें वर्ष यानी अभिषेक के 8वें वर्ष एकमात्र युद्ध लड़ा गया है, वह था कलिंग का युद्ध, जिसका प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख और अशोक के 13वें स्तंभ लेख द्वारा प्राप्त होता है। और अशोक द्वारा कोई भी विजय नहीं किया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि अशोक से पूर्व बिंदुसार अपने शासन काल में कोई भी संघर्ष नहीं लड़ा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है जो पश्चिम भारत था, ये सौराष्ट्र प्रांत तक या सोपारा प्रांत तक क्षेत्र, यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही विजित किया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां में दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय में प्रमाण प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका सबसे प्रमुख स्रोत है जैन और तमिल स्रोत। दक्षिण भारत की विजय में जैन और तमिल ये स्रोत जो हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय के संबंध में जानकारी देते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से कई स्थानों से अशोक के लेख मिलते हैं, जैसे मास्की, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, गोबीमठ, ऐसे बहुत सारे अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यह क्षेत्र विजित किया गया है। इसके अलावा अशोक द्वारा दक्षिणी सीमा पर चोल, पांड्य, सतीपुत्र तथा केरलपुत्र जातियों का उल्लेख किया गया है, जो इसकी सीमा से बाहर थे। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा था वह चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र जातियों की सीमा के अंदर था। जैन और तमिल स्रोतों से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने वृद्धा काल में जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे एवं अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला पहाड़ी, जो वर्तमान उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में है, श्रवणबेलगोला ये पहाड़ी है, ये है वर्तमान समय में उत्तरी कर्नाटक में, जिसे चंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगिरी पर्वत के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। जैन धर्म के और तमिल स्रोतों से स्पष्ट होता है कि अपने वृद्धा काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और अपने गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में वह उत्तरी कर्नाटका के
श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपने प्राणों का उत्सर्जन करते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में आते हैं। अब प्रश्न उठता है, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य सीमा कहां से कहां तक थी? चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य सीमा को समझने के लिए हमको उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों को समझना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को बता दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध जो उस समय सत्ता का केंद्र बिंदु था, उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिए मगध क्षेत्र पर, और मगध पर एक शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य हो गया, जो मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसकी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ईरान से सटा हुआ जो हिंदकुश पर्वत जैसे कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि होती है, उस दौरान काबुल जो अफगानिस्तान में है, काबुल, कांधार और हेरात का प्रदेश प्राप्त हुआ। और इधर पश्चिमी क्षेत्र में जैसे गिरनार अभिलेख से मैंने उदाहरण दिया हूँ, गिरनार अभिलेख से प्रमाणित होता है कि पश्चिमी क्षेत्र सौराष्ट्र प्रांत तक था। सौराष्ट्र प्रांत था। यहाँ अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि सोपारा जो बंदरगाह था, सोपारा, इस पर भी मौर्यों का आधिपत्य स्थापित था, सोपारा। और जैन तमिल लेखकों से ये स्पष्ट प्रमाणित होता है, जैन और तमिल लेखों से, जैन और तमिल लेखों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र तक था, जो श्रवणबेलगोला पहाड़ी तक था, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जीवन का अंत किए, और अपना जीवन का अंत उन्होंने जैन धर्म के संलेखना पद्धति से किया था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के संबंध में एक इतिहासकार प्लूटार्क है। उसने कहता है चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य सीमा को हम लोग और उनकी उपलब्धियों को पढ़ें। अब यहाँ आता है चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ। ये बहुत बार पूछा गया है डीएलएड में, चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अंत बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मैंने बताया था कि जैन लेखकों द्वारा उल्लेख हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इस जैन धर्म स्वीकार करने के पीछे यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में मगध में 12 वर्ष का एक भीषण अकाल हुआ, और उस अकाल से चंद्रगुप्त मौर्य सामना करने में असमर्थ हुआ, और अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म अंगीकार करके अपने गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में वो दक्षिण भारत चले जाते हैं, जहां उत्तरी कर्नाटक में
एक श्रवण बेलगोला पहाड़ी है जहां पर उन्होंने जैन पद्धति से संलेखना विधि द्वारा या पद्धति द्वारा अपने प्राण को छोड़े। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का अंत होता है। अब प्रश्न यहां आता है, आखिर संलेखना था क्या? संलेखना दो शब्दों से बना है, सत धन लेखन। सत धन लेखन, इसका अर्थ होगा सम्यक तरीके से काया को त्याग करना। जैन पद्धति में है, जब जैन संतों को या जैन धर्म के अंगीकार लोगों को ये लगने लगे कि उसका अब अंत है, तो अपने प्राण का उत्सर्जन वह सम्यक तरीके से बिना कुछ खाए पिए अपने आराध्य देवता को ध्यान में करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्जन करें। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ। अब दूसरी टॉपिक हम लोग मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार का अध्ययन करेंगे। दूसरे शासक बिंदुसार जैसे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा और इस अकाल से सामना करने में असमर्थ हुआ और अपने पुत्र बिंदुसार को मगध के गद्दी पर बैठाकर वह जैन धर्म स्वीकार करके दक्षिण भारत अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चला गया था, जहां पर उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार